स्वागत दोस्तों, आगे चलने के सामने मुद्दे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों, राजनाथ सिंह को कौन से 4 ऐसे पन्ने पकड़ाकर चले गए। जयराम रमेश के अमित शाह के बाद अब राजनाथ सिंह की भी एक तरीके से जमकर बेइज्जती हुई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, जहां पर उतरते ही गाड़ी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रहार किया गया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक में जनता से किए गए छठे वादे को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कैसे फिर से पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जमकर कई सारे मामलों को लेकर बहस हुई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के ज्यादातर नेताओं का जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राजनाथ सिंह के द्वारा गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया गया दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके का बवाल हुआ। दरअसल हुआ यह कि राजनाथ सिंह लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे। दोस्तों दावा करते हैं कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे सरकारी पैसे से जवाहरलाल नेहरू, लेकिन सरदार पटेल ने उनका विरोध किया, जिसके बाद मामला थमा, वरना सरकारी पैसे से ही आजादी के टाइम में ही बाबरी मस्जिद बन गया होता। इस तरीके के राजनाथ सिंह के दावे को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम तरीके के माध्यम से बीजेपी की सरकार और खासकर राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया कि राजनाथ सिंह आप एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे जो हर चीज के पीछे किसी तर्क के साथ में बात करते थे, यानी बिना किसी सबूत के। राजनाथ सिंह को बहुत कम ही बोलते हुए देखा गया है। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ एक नेता है जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी वो बात बोलेंगे उसके पीछे कोई बड़ा तर्क होगा या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसा सबूत होगा जिसके आधार पर वो भाषण दे रहे होंगे। राजनाथ सिंह ने यह दावा किया दोस्तों, लेकिन जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया कि आप ये जो दावा कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और सरदार पटेल ने उसे रोका था, तो इसका सबूत क्या है, आप इतिहास के कौन से पन्ने से ये जानकारी दे रहे हैं। तो इस पर राजनाथ सिंह पर खूब दबाव बनाया गया दोस्तों। उसके बाद पता चला कि सरदार पटेल के ऊपर एक किताब लिखी गई है, द सरदार ऑफ इंडिया, पीएन चोपड़ा के द्वारा। उसमें दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा की गई थी और जो राजनाथ सिंह बोले हैं दोस्तों हूबहू उसी तरीके का दावा इस किताब में किया गया है। इस किताब ने किस आधार पर ये बातें कही है, यानी उनके पास क्या सबूत है जो उन्होंने किताब में ये बात लिखी है दोस्तों, तो पता चलता है कि वो दावा करते हैं कि मनीबेन पटेल यानी सरदार पटेल की बेटी की डायरी में ये बातें लिखी हुई है। हालांकि दोस्तों सरदार पटेल की बेटी की डायरी में क्या ये बात लिखी है या नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी दोस्तों। और उसके बाद असली खेला हुआ। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश मैदान में उतरते हैं दोस्तों। जयराम रमेश की ओर से भाजपा वालों से पूछा जाता है कि कौन से पेज नंबर पर ये दावा जो आप कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, तो इस पर बीजेपी के नेताओं का कोई बयान नहीं आता दोस्तों। केवल इतना कहते हैं कि मनीबेन पटेल की डायरी में ये बातें लिखी हुई है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कौन से पन्ने पर लिखी हुई है। इसके बाद राजनाथ सिंह आज संसद के कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। राजनाथ सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं वैसे ही उनके सामने जयराम रमेश अपने बैग में से कुछ पन्ने निकालते हैं, यानी मनीबेन पटेल के डायरी के पन्ने निकालते हैं दोस्तों, और अपने हाथ में पन्ने लेते हुए कहते हैं कि ये मैं मनीबेन पटेल की डायरी के पन्ने लेकर आया हुआ हूं, ओरिजिनल डायरी के पन्ने लेकर आया हुआ हूं जो गुजराती में लिखा हुआ है, आपको देना चाहता हूं, आप इसे पढ़ो और बताओ कि कहां पर यह लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि सरकार के पैसे पर यह मस्जिद बनाया जाना चाहिए। इसके बाद राजनाथ सिंह वहां पर लगे कैमरों के सामने रिएक्शन देने से पहले ऐसा लगता है दोस्तों कि पूरी तरीके से हैंग हो जाते हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह पेपर लेने से मना कर देते हैं, ओरिजिनल कॉपी लेने से मना करते हुए कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयराम रमेश कहते हैं कि आप ये लेकर जाइए, मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं, लेकर जाइए और पढ़िए। इस पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि मुझे गुजराती नहीं आती, और फिर भी जयराम रमेश उनको ये पेपर देते हैं, ओरिजिनल पेपर देते हैं दोस्तों, जो गुजराती में डायरी लिखी गई थी मनीबेन पटेल के द्वारा, वो हाथ में थमा दी जाती है और साफ तौर पर बता दिया जाता है कि इसको पढ़िए, आपको नॉलेज होगी। और ऐसे में राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं जो एक ऐसे नेता के तौर पर पहले माने जाते थे जो सोच समझकर बोलते थे दोस्तों, आज वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर ज्ञान बांटने लगे हैं, और इसीलिए राजनाथ सिंह बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं दोस्तों, और उनकी जमकर बेइज्जती हो रही है। इससे पहले सदन के अंदर भी उनसे सवाल पूछा गया था तो कोई एक जवाब मुंह से नहीं निकला था राजनाथ सिंह का, और अब जो जानकारी है वो भी खुलकर सामने आ गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर सदन के अंदर इस बात पर चर्चा करवाते हैं कि कोई विपक्ष का व्यक्ति सदन में बैठकर सिगरेट पी रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहा है, ई सिगरेट पी रहा है जो सरकार ने बैन कर रखा है। इस पर चर्चा में 3 मिनट ऐसी बर्बाद कर दिया जाता है दोस्तों। सोशल मीडिया पर अर्पित शर्मा बोले, कहा 1 मिनट का कॉस्ट है पार्लियामेंट चलाने का तकरीबन 2.5 लाख रुपए, और 3 मिनट बर्बाद किया। बीजेपी के नेता ने यह बार बार बोलकर तो 7.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। यही सबसे बड़ा कारण है, देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने की जगह विपक्ष का नेता कहां सिगरेट पी रहा है, कहां सत्ताधारी दल के लोग कुछ उल्टा कर रहे हैं, इन्हीं बातों पर चर्चाएं चल रही है, जबकि ये शिकायतें बाद में भी की जा सकती है। लेकिन जब पार्लियामेंट लाइव चल रहा है उस टाइम में एक एक सेकंड की कीमत होती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत नहीं जानते भाजपा वाले दोस्तों और समय बर्बाद कर रहे थे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वित्तीय विभाग देखने वाले यानी कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरी देखने वाले अजय माकन ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि अगर बैंक बैलेंस की बात करेंगे तो 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो फिर उस समय कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में केवल 38 करोड़ होते हैं, भाजपा के अकाउंट
अकाउंट में 88 करोड़ रुपए होते हैं। 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 221 करोड़ और बीजेपी के अकाउंट में 150 करोड़ के आसपास होते हैं। 2014 में कांग्रेस के अकाउंट में 390 करोड़ और बीजेपी के अकाउंट में 295 करोड़ होते हैं। और 2019 में तो एकदम एक तरफा चमत्कार हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में पहले 390 करोड़ था, वो गिरकर 315 करोड़ रह जाते हैं और भाजपा के अकाउंट में 295 करोड़ से 3562 करोड़ हो जाते हैं। यानी सोचिए दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर है। फिर कांग्रेस पार्टी का अकाउंट में और पैसे कम हो जाते हैं। 2024 में कांग्रेस पार्टी को केवल 133 करोड़ मिलते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10,107 करोड़ रुपए अकाउंट में मिलते हैं, यानी 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में पैसों को लेकर जमीन आसमान का अंतर हो गया है दोस्तों। यानी सोचिए कि एक व्यक्ति के पास 133 करोड़ है, एक के पास 10,000 करोड़ है, यानी लगभग 1 और 100 का अंतर हो चुका है दोस्तों। यानी अगर कांग्रेस पार्टी के पास 1 रुपए खर्च करने के लिए है तो भाजपा के पास 100 रुपए खर्च करने के लिए है, यानी इतना ज्यादा अंतर हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच में। यानी दोस्तों एक और चुनाव महंगा हो चुका है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया करके कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान किया जा रहा है और ईवीएम जैसे मशीन के सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया अब ऐसी बन चुकी है जिसमें विपक्ष के लोगों के लिए काफी मुश्किल चुनाव होता जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपना 6वां वादा पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता से किए गए लगभग सभी वादे पूरे कर दिए हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की जांच गृह आरोग्य कार्यक्रम की वजह से कर्नाटक में बहुत आसान हो गई है। पिछले 6 महीने में 40 लाख से अधिक ग्रामीण नागरिकों की मुफ्त में इलाज की गई है। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की टीम कर्नाटक के घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है, बातें कर रही है और कैंसर को हराने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। दिनेश राव जो मंत्री है दोस्तों, वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाले मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले अफसर दिन के उजाले में निपटेंगे। जो अफसर भाजपा के लोगों के घर में हाजिरी दे रहे हैं, हाजिरी भर रहे हैं, उनसे उजाले में निपटेंगे, यानी उनसे अच्छी तरीके से बातचीत की जाएगी, यानी अच्छे तरीके से उनको सबक सिखाया भी जाएगा। सुक्खू जी से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे अफसरों को दोनों हाथ से निपटाना, वरना काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री हैं, जो बता रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलकर कुछ अफसर हिमाचल प्रदेश में गड़बड़ियां करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं को चेतावनी देते हुए बताया गया है कि उनसे निपटा जाएगा, सही तरीके से निपटा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार सही से चले, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पार्टी के लोगों से बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री से भी एक्शन लेने के लिए तैयारी करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है, ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की 243 विधानसभा में 69 विधायक ऐसे हैं जो 25 या 25 से कम विधायकों वाले पार्टी से है। दोनों बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को 122 के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए क्रमशः 37 और 32 की जरूरत है। जिनको 37 की जरूरत है वो सबके हैं और जिनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, यानी जेडीयू के पास देने के लिए भी बहुत कुछ है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों के अंदर आंकड़ा जुटाने का प्रयास कर सकती है और बिहार में नेता इधर से उधर हो जाते हैं दोस्तों। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा दावा अगर कोई पत्रकार कर रहा है बिहार को लेकर और बता रहा है कि कुछ ना कुछ जो सबके हैं वो किसी को भी साथ में मिला सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो सकता है। और सबको पता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोशिश जरूर करेंगे कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और बहुमत के आंकड़े के साथ खुद राज करे, बिहार के अंदर भाजपा पर निर्भर ना रहे। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और भाजपा पर निर्भरता को कम करने का प्रयास जरूर करेंगे जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, इसके लिए सबसे ज्यादा जो उनके लिए जरूरी है कि वो एआईएमआईएम को अपने साथ में रखे या फिर एआईएमआईएम के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा ले। इसको लेकर बातचीत भी काफी ज्यादा हुई है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।